हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फेज ट्रांसफ़र कैटालिसिस पे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बीएससी में भी इम्पोर्टेंट है और एमएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आईआईटी जेईई में भी इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैं इसको पूरा डिटेल में समझा दूंगा और बिल्कुल स्टेप वाइज समझा दूंगा और बिल्कुल ईजी वे में समझा दूंगा, लेकिन आपको ये पूरा एंड तक देखना है लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊँ आपको कि ये जो फेज ट्रांसफ़र कैटालिसिस का कॉन्सेप्ट है ना, ये 1965 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो कैटलिस्ट आपको मालूम है कैटलिस्ट क्या रहता है। कैटलिस्ट मीन्स कोई भी ऐसी केमिकल स्पीशी जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट करे, यानी इट इंक्रीजेज रेट। ठीक है, ये फास्ट रिएक्शन, या मैं बोलूँगा इंक्रीजेज स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, राइट। अब फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट क्या है, फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट बोलूँगा मैं पहले, उसके बाद में बताएंगे हम फेज ट्रांसफ़र कैटालिसिस क्या होता है। तो फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट भी एक कैटलिस्ट है जो रिएक्शन को फास्ट करता है, लेकिन कैसे? ये फेज ट्रांसफ़र करता है, किसका फेज ट्रांसफ़र करता है? रिएजेंट का फेज। ये रिएजेंट को एक्वस फेज से लाता है। कहाँ से लाता है? एक्वस फेज से लाता है और ऑर्गेनिक फेज में मिला देता है, ऑर्गेनिक फेज में जहाँ पे रिएक्शन होती है। ठीक है, यानी ये रिएजेंट को एक्वस फेज से ऑर्गेनिक फेज में लाता है और वहाँ पे रिएक्शन कराता है। किन रिएजेंट्स को? जो रिएजेंट वाटर सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते। क्लियर? ये हम आगे आराम से डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि ये फेज ट्रांसफ़र कैटालिस्ट क्या रहते हैं और इसके कितने टाइप्स है। देखो, हमारे पास में मेन जो है वो 4 टाइप के फेज ट्रांसफ़र कैटालिस्ट्स हैं। एक्चुअली बहुत सारे हैं, लेकिन 4 मेन में डिस्कस करता हूँ। एक रहता है क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, जैसे टेट्रा एल्काइल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से क्वाaternary फॉस्फोनियम सॉल्ट, यानी यहाँ पे N की जगह फॉस्फोरस है। ठीक है, ये मैं दिखाऊंगा आपको इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह। उसके बाद में और एक टाइप है क्राउन ईथर्स, ये भी मैं बताऊंगा। और है क्रिप्टेंट्स, ये इसकी भी एक एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेज ट्रांसफ़र कैटालिस्ट। पहले हम इनके टाइप देखेंगे, बाद में देखेंगे ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, कुछ टिपिकल फेज ट्रांसफ़र कैटालिस्ट लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था ना, क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट, तो यहाँ पे एक क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट, ये इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम सॉल्ट। मगर कौन सा सॉल्ट है ये मैं बताऊंगा। ये एक्स जो है, एक्स, ये Br भी रह सकता है, ये F भी रह सकता है, OH नेगेटिव भी रह सकता है, HSO4 पॉजिटिव नेगेटिव भी रह सकता है। तो मैं बोलूँगा इट इज़ टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम ब्रोमाइड भी रह सकता है, जिसे हम टिबैब कहते हैं। टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड भी रह सकता है, जिसे हम टिबैप कहते हैं। टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम आयोडाइड भी रह सकता है, जिसे हम टिबाई कहते हैं। टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम एक्स की जगह पे हाइड्रोक्साइड भी रह सकता है, तो तब उस टाइम पे हम इसको कहते हैं टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी टिबा। ठीक है, इस तरह से ये बाइसल्फेट भी रह सकता है, HSO4 नेगेटिव भी रह सकता है। क्लियर? ये समझ में आया ना? अब दूसरा लूँगा मैं यहाँ पे। दूसरा भी है ऐसे, ये भी क्वाaternary का मतलब रहता है जब नाइट्रोजन के साथ में 4 एल्काइल ग्रुप हूँ। ठीक है, क्वाaternary, जैसे 1 2 3 4 है ना, तो इसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज भी आता है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे है, ये है ट्राई एल्काइल मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। ठीक, ट्राई एल्काइल मिथाइल, यानी ये जो है ये 3, ये बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप है, जैसे C6H7 या C6H10, ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो चौथा ये है मिथाइल ग्रुप। तो कितने एल्काइल ग्रुप हो गए टोटल? क्योंकि मिथाइल भी एल्काइल ही है ना, तो 4 एल्काइल ग्रुप्स हैं। ठीक है, इसलिए इसको मैं बोलूँगा ये क्वाaternary अमोनियम क्लोराइड है ना। सॉल्ट का मतलब क्या रहता है? जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव हो। ठीक है, 2 आयन्स हो। इसी तरह से ये है टीबा, ये बहुत ही मशहूर है। इसमें क्या लेते हैं हम? इसको बोलते हैं हम ट्राई इथाइल, 1 2 3 इथाइल ग्रुप है। ठीक है, ट्राई इथाइल
बेंजाइल, ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से ये फिनाइल और CH2, इसको बोलते हैं बेंजाइल। ठीक, ट्राईथाइल बेंजाइल, बाद में बोलूँगा मैं अमोनियम और क्लोराइड। ट्राईथाइल बेंजाइल अमोनियम, यहाँ तक ये है, और बाद में इसमें क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड या HSO4 रह सकता है। ठीक है, चलो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अभी मैंने जितने भी ये दिखाए ना, मैं आगे भी और भी दिखाऊंगा। इनकी खासियत क्या है आप देखो, इनको अगर आप गौर से देखेंगे ना, इनमें दो पार्ट्स है। सपोज एक लूँगा मैं नाइट्रोजन पार्ट, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, राइट, और इसके साथ में एल्काइल ग्रुप्स भी। कितने एल्काइल ग्रुप्स? 4 ग्रुप्स, 3 यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, चौथा मैं ऐसे दिखाऊंगा ताकि बात समझ में आ जाए। और है Cl नेगेटिव सपोज, या X नेगेटिव। तो इससे क्या पता चलता है, ये जो पोर्शन है ये, इसको मैं बोलूँगा हेड, ये है पोलर। क्या है ये? पोलर। पोलर मतलब ये हाइड्रोफिलिक होगा। फिर जिस तरह सोप्स में रहते पढ़ते हैं हमें ना, माइसल्स वगैरह में, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या था? वाटर लविंग, इसको पानी पसंद है। और ये जो है ये टेल, ये नॉन पोलर टेल है। ठीक है, ये लिपोफिलिक है, यानी ये ऑर्गेनिक को पसंद करता है, वाटर को पसंद नहीं करता। ये इसको बोलूँगा मैं हाइड्रोफोबिक, यानी वाटर को हेट करता है। लेकिन लिपोफिलिक यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को ये पसंद करता है। तो इसका मतलब अगर हम एक मिक्सचर लेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट का, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया, ऐसे यहाँ पे बताऊँगा मैं, एक कॉर्नर में, छोटा सा कॉर्नर में हमने लिया एक सिस्टम, उसमें हमने 2 सॉल्वेंट डाले। एक डाला हमने CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन जो ऑर्गेनिक है ना, दूसरा डाला हमने वाटर। अगर हम ये कंपाउंड इसमें डालेंगे तो ये कंपाउंड इसमें कैसे मिक्स होगा? ये ऐसे होगा, इसकी टेल होगी ऑर्गेनिक में और इसका हेड होगा इनऑर्गेनिक में, यानी वाटर में। ठीक है, हेड रहेगा वाटर में और टेल रहेगा डाइक्लोरोमीथेन में, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं इसकी। देखो कुछ और भी बताता हूँ मैं आपको, कुछ और एक लेता हूँ, इसको बोलते हैं हम ट्राइटन बी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ट्राईमीथाइल, ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ट्राईमीथाइल बेंजाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं ट्राइटन बी। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है यानी ये पार्ट पोलर है पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट पोलर है, और ये जो ये वाला पोर्शन यानी ये बेंजाइल ग्रुप और ये 3 मिथाइल, दीज आर नॉन पोलर। ये ऑर्गेनिक को पसंद करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को, और ये जो चार्जड पोर्शन है ये वाटर को पसंद करते हैं। ठीक है, इसी तरह से फॉस्फोनियम का मैं बोलूँगा। देखो अगर एक फॉस्फोरस के साथ में 4 अल्काइल ग्रुप है, जैसे यहाँ पे 4 N ब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक है, तो मैं इसको बोलूँगा टेट्रा N ब्यूटाइल फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। ये भी इसी तरह है ना, इसमें भी ये अल्काइल ग्रुप है, लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप्स, राइट, और बीच में पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, राइट। इस तरह से यहाँ पे इसको मैं बोलूँगा टेट्राफिनाइल, ये भी क्वाटनरी सॉल्ट है। क्वाटनरी मीन्स 4 ग्रुप्स, ठीक है, 4 ऑर्गेनिक ग्रुप्स, ठीक, नॉन पोलर ग्रुप्स। जैसे यहाँ पे फिनाइल का मतलब ये है 4 फिनाइल ग्रुप्स फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। तो ये और एक एग्जाम्पल हो गया। अभी आप सिर्फ एग्जाम्पल समझो इनको, उसके बाद में बताऊंगा ये काम कैसे करते हैं। इस तरह से हम लेंगे क्राउन ईथर्स। क्राउन ईथर में जैसे 18 क्राउन 6 है। 18 क्राउन 6 का मतलब क्या रहता है? ये जो रिंग है ना, ये रिंग, इसमें टोटल मिला के 18 मेंबर होंगे। जैसे यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ पे निशान रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मेंबर्ड रिंग है, और इसमें 6 ऑक्सीजन है, राइट, क्लियर। और ये जो है ना, ये ट्रैप करते हैं पोटेशियम के पॉजिटिव को। तो अगर आप ये KMnO4 लेंगे और उसके साथ में क्राउन ईथर डालेंगे तो वो क्या करेगा? KMnO4 का K पॉजिटिव इसके अंदर चला जाएगा और MnO4 नेगेटिव यहाँ पे बाहर रहेगा।
तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 वाटर सॉल्युबल है, लेकिन अगर हमने उसमें क्राउन ईथर डाल दिया तो क्राउन ईथर क्या करेगा, क्राउन ईथर इसका K पॉजिटिव ले लेगा, राइट। और क्योंकि K पॉजिटिव इसमें बंद रहा तो ये नेगेटिव वाला कहीं दूर नहीं जा सकता, इसको पॉजिटिव के पीछे पीछे जाना पड़ेगा, है ना। ये अगर बंद है तो ये भी इसी के साथ में अटैच होगा। ये वाटर सॉल्युबल है, राइट। ये जो है ना ये ऑर्गेनिक सॉल्युबल है, लेकिन अगर ये ऑर्गेनिक में चला गया ये इसको भी अपने साथ ले जाएगा, राइट। इस तरह से ये भी क्राउन ईथर है, लेकिन ये इसमें 2 फिनाइल ग्रुप्स हैं, बाकी कोई ये नहीं है, मतलब इसमें मसला नहीं है, कोई नया मतलब बड़ा मॉलिक्यूल नहीं है, सिर्फ इतना ही चेंज है कि इसमें 2 फिनाइल ग्रुप्स। आप इनके बदले में साइक्लोहेक्साइल ग्रुप्स भी लगा सकते हैं यहाँ पे, वो भी क्राउन ईथर ही बन जाएगा। लेकिन जितने अल्काइल ग्रुप्स इसमें ज़्यादा होंगे ना उतना ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होगा और वाटर में कम सॉल्युबल होगा, राइट। उसके बाद में आपको मैं और एक मॉलिक्यूल दिखाता हूँ, और एक चीज़ दिखाता हूँ। इसको हम बोलते हैं क्रिप्टेंड। क्या बोलते हैं? क्रिप्टेंड। क्रिप्टेंड और क्राउन ईथर में क्या फ़र्क है? क्राउन ईथर में ऐसे सिंगल रिंग रहती है, समझ में आया ना। लेकिन क्रिप्टेंड में 2 रिंग्स, जैसे ये एक रिंग ये है, ये अंदर एक रिंग है ना, और इसके बाद में दूसरी रिंग ऐसे है। मान लीजिए एक रिंग ऐसे प्लेन में होगी, दूसरी रिंग ऐसे ऊपर उठी हुई होगी, राइट। तो ये 2 रिंग्स हैं, ठीक। ये इस तरह होगा, इस तरह मान लीजिए एक रिंग इस तरह है ना, इस तरह, तो दूसरा रिंग ऐसे होगा इसमें ऊपर। तो ये 2 रिंग्स हैं, राइट, क्लियर। जब मोर देन 1 रिंग होगा क्राउन ईथर के जैसा तो उसको हम बोलते हैं क्रिप्टेंड। क्या बोलते हैं? क्रिप्टेंड। और ये भी इस तरह से पोटेशियम एंट्रैप कर सकता है और बाहर हम MnO4 नेगेटिव रख सकते हैं, ठीक। अब मैं दिखाऊंगा ये काम कैसा करेगा और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। यानी हम देखेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है और मैकेनिज्म क्या है। जैसे मैंने कहा ना मोड ऑफ एक्शन यानी काम कैसे करता है ये वो देखेंगे। देखो मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ठीक है। इसको मैं बोलूँगा ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन किस किस के दरमियान होती है? ये होती है अल्काइल हैलाइड और सोडियम साइनाइड के दरमियान। लेकिन रिएक्शन कहाँ पे होती है? रिएक्शन होगी इसके बीच में। देखो ये CN जो है ना, CN इस हैलाइड को सब्स्टिट्यूट करेगा, रिप्लेस करेगा और खुद इसकी जगह आएगा। यानी रिएक्शन होगी इन दोनों के दरमियान। ये दोनों जो है ना, ये दोनों स्पेक्टेटर्स हैं। रिएक्शन इन दोनों के दरमियान, यानी इन दोनों को आपस में मिलना है, इनको बॉन्ड बनाना है, राइट। ये समझ में आया। और ये बनाएगा जब ये आपस में मिलेंगे ना, ये बनाएगा RCN प्लस बनेगा NaX। सिंपल सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो NaCN है, Na पॉजिटिव CN नेगेटिव, इस फॉर्म में रहता है। और है RX। NaCN जो ये वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल। और ये है सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक। समझ में आया। यानी ना ये इसके पास जा सकता है ना ये इसके पास जा सकता है। इसे पानी पसंद नहीं है और इसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पसंद नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे 2 लेयर से एक ऊपर वाली लेयर में NaCN और दूसरी वाली लेयर नीचे वाली लेयर में RX यानी अल्काइल हैलाइड। अब इन दोनों के बीच में तो कांटेक्ट ही नहीं है, तो रिएक्शन कैसे होगा? हम एक मीडिएटर लाते हैं। क्या लाते हैं? मीडिएटर। मीडिएटर क्या है यहाँ पे? क्वाaternary सॉल्ट। क्वाaternary सॉल्ट, चाहे क्वाaternary अमोनियम हो या क्वाaternary फॉस्फोनियम हो, इन दोनों में से कोई सॉल्ट इसमें डालते हैं। तो ये सॉल्ट क्या करेगा? जैसे मैंने इससे पहले ही बताया आपको, इस सॉल्ट का जो हेड है वो हेड रहता है वाटर सॉल्युबल, लेकिन टेल जो रहती है वो रहती है सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। समझ में आया। अब देखो ये CN अकेला इधर जाता, लेकिन अकेला इधर नहीं जा सकता। ये ऐसे अकेला नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता अकेला? क्योंकि अगर CN नेगेटिव चला गया, ऊपर Na पॉजिटिव रह जाएगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो नहीं रहेगी। समझ में आया ना। तो इसीलिए रिएक्शन नहीं होती है, वरना रिएक्शन हो जाती है। अब ये मसला हमें सॉल्व करना, हमें ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे भी मेंटेन करनी है। तो हम क्या लगाते हैं इसमें? क्वाaternary सॉल्ट, राइट, यानी फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट जिसको हम कहते हैं।
मैं इसको बोलूँगा ये है PTC। ये PTC क्या करता है, देखो PTC में क्वाटरनरी पॉजिटिव है और X नेगेटिव है, यानी ये वाला पोर्शन N, जैसे यहाँ पे N टेट्रा एल्काइल अमोनियम जो पार्ट है वो आधा वाटर सॉल्युबल है, आधा वाटर सॉल्युबल है, आधा वाटर इनसॉल्युबल है, और इसके साथ में सपोज हेलोजन X, ठीक, X क्योंकि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाटर में जाएंगे और ये अल्काइल चेन्स जो ये जाएंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, राइट। ये ऊपर नीचे भी जा सकती है, राइट। देखो क्या करेगा, यानी ये ऊपर भी जा सकता है, ये नीचे भी जा सकता है, क्योंकि इसके पास में दोनों तरह के ग्रुप्स हैं। इसके पास में पोलर ग्रुप भी है और नॉन पोलर ग्रुप भी, इतना याद रखना। देखो ये क्या करता है, ये इन दोनों के बीच में एज मीडिएटर काम करता है। ये सॉल्ट इस सोडियम को न्यूट्रलिटी बराबर रखने के लिए इसको अपना X नेगेटिव देता और वहाँ से Cn नेगेटिव लेके आता। Cn नेगेटिव लाया, Cn नेगेटिव यहाँ गया और X नेगेटिव ऊपर गया। किसका X नेगेटिव? इसका, राइट। जब Cn नेगेटिव यहाँ आएगा तो यहाँ पे इसके साथ में इसकी रिएक्शन होगी। अब ये मैकेनिज्म मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल आराम से, कूल माइंड से। अब देखो ये है NaCN, Na पॉजिटिव Cn नेगेटिव, और ये है Rx, ना ये इधर आएगा ना ये इधर आएगा, ठीक। और Cn अकेला भी नहीं आ सकता, क्योंकि अकेला ये इसको Na पॉजिटिव को अकेला नहीं छोड़ सकता, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मसला है। तो फिर क्या करते हैं हम इसमें डालते हैं क्वाटरनरी सॉल्ट, Q पॉजिटिव X नेगेटिव। सबसे पहले ये क्वाटरनरी सॉल्ट जो है ना, ये वाटर में भी जा सकता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी जा सकता है, ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये इसके साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पे एनायंस का एक्सचेंज होता है, यानी Cn इधर आता है और X इधर। जैसे यहाँ पे Q पॉजिटिव के साथ Cn चला गया, Na के साथ, Na पॉजिटिव के साथ में X नेगेटिव चला गया, ठीक। ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद में अब Cn नेगेटिव इसका पार्ट बन गया, और ये जो है ये वाला पोर्शन ये वाटर में भी जा सकता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी जा सकता है। तो इस इक्विलिब्रियम के दौरान ये Cn को नीचे लेके आता है, ठीक। Cn नीचे आया, अब यहाँ पे इजी है, अब Rx भी है यहाँ पे, अब Cn भी ऑर्गेनिक फेज में आ गया, है ना। अब जब दोनों ऑर्गेनिक फेज में आ गए, यानी इसने क्वाटरनरी सॉल्ट ने इसका फेज चेंज करा दिया, इसको फेज ट्रांसफर करा दिया फ्रॉम एक्वस टू ऑर्गेनिक। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, ठीक। रिएक्शन क्या होगी, Q पॉजिटिव और X नेगेटिव बाहर चला जाएगा इधर, और R Cn आपस में मिल जाएंगे, राइट। और फिर ये Q पॉजिटिव X नेगेटिव फिर ऊपर नीचे चल कर सकता है, ठीक है। ये अपना ओरिजिनल फॉर्म में चला गया वापस। तो इस तरह से हमें ये प्रोडक्ट मिल गया, राइट। अब हम देखते हैं क्या ये सिर्फ थ्योरेटिकल है कि इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हैं। ये जो कैटलिस्ट है ना, ये इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ इसके। इसको गौर से देखो, ठीक है। ये एनऑक्टाइल क्लोराइड है, हाँ 2 2 4 2 6 8, यस एनऑक्टाइल क्लोराइड है। इसका रिएक्शन अगर आप NaCN के साथ लगाएंगे, अगर आप इसको स्टायरिंग करेंगे कितनी भी देर, कितने भी घंटे स्टायर कराओ, तो ये इवन कि फॉर डेज यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसमें पिंच थोड़ा सा ये टेट्रा एन ब्यूटाइल फॉस्फोनियम ब्रोमाइड डालेंगे, ये फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट है ना PTC, ये क्या करता है, ये इसको वाटर से ऑर्गेनिक की तरफ यानी डिकेन की तरफ लाता है, और यहाँ पे बनता है NaCl प्लस ये एनऑक्टाइल साइनाइड, ठीक है, बन गया। इसी तरह से ये इसको बोलते हैं हम बेंजोइल क्लोराइड, ठीक। बेंजोइल क्लोराइड से बेंजोइल साइनाइड बनाना है, तो क्या करेंगे हम अगर आप सिंपल NaCN इन वाटर मिलाओगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसमें फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट यानी टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम हैलाइड मिला दोगे तो ये इजीली रिएक्शन हो जाती है। इसी तरह से अगर आप हैलाइड एक्सचेंज कराना चाहते हैं,
सपोज इस क्लोरीन की जगह फ्लोरीन लाना है, एज सच अगर रिएक्शन लगाओगे नहीं होगी। लेकिन जब आप कैटलिस्ट लगाते हो, कौन सा कैटलिस्ट, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, तो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट एफ नेगेटिव को वाटर से उठा के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरफ ले जाता है, और जहाँ पे इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन में यहाँ पे और बताऊंगा आपको, जैसे ये है साइक्लोहेक्सीन, इसको आप क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन लगाओ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट नहीं लगाते हैं तो ये जो है ना, ये इसका प्रोडक्ट हमें मिलता है, कितना मिलता है, लेकिन 0.5%। अगर इसी रिएक्शन में आप थोड़ा सा PTC लगाओगे तो ये आपको 60 to 70% यील्ड देता है। ठीक है, कितना मिलता है, 60 to 70% यील्ड। इसको गौर से देखना, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा मैं। यहाँ पे देखो ये रिएक्शन, ये अल्काइल ब्रोमाइड है एक्चुअली, ठीक है। इस अल्काइल ब्रोमाइड में लेकिन सेकेंडरी ब्रोमाइड है। इसको अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट कराओगे एक्वस सिंपली, तो यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा, ये याद रखना, यहाँ पे OH ग्रुप आता है। लेकिन अगर आप यही रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट लगाओगे तो आपको ना तो इसको हीट करने की ज़रूरत है और ना ही अल्कोहल लगाने की ज़रूरत है। यानी जो कंडीशंस इसके लिए सूटेबल है ना इस रिएक्शन के लिए, वो है अल्कोहल और हीट। तो विदाउट हीटिंग, विदाउट अल्कोहल आप इसको ये इस एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है। समझ में आया ना? बाय यूजिंग सम फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट लाइक टीबा, ट्राईइथाइल, बेंजाइल अमोनियम क्लोराइड या ब्रोमाइड। ठीक, इस तरह से यहाँ पे इनकी रिएक्शन देखो, यहाँ पे हमें HCl निकालना है। HCl कैसे निकालेंगे, आप बेस डालोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन एज सच ये रिएक्शन नहीं होती है जब तक ना आप इसमें फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट डालोगे, क्योंकि ये जो है ना ये दोनों ऑर्गेनिक में सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉल्युबल रहता है। तो वाटर यहाँ तक नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें डालना पड़ता है इसमें टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम बाईसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट। ये है PTC, क्या है ये, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, जो हाइड्रोक्साइड को वाटर से उठा के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ले जाता है और हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, राइट। इस तरह से और एक एग्जांपल, अगर आप ये उठाओगे ना, ये वाली रिएक्शन, इसमें आपको क्या करना है, ये Br निकालना है और RCO इन करना है, इंसर्ट करना है। ठीक, ये एस्ट्रोनाइट्राइल में रिएक्शन होती है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, अब एस्ट्रोनाइट्राइल एक पोलर सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन स्लो होती है। अगर आप इसमें 18 क्राउन ईथर डालोगे तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है, राइट। अब मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको कुछ एडवांटेजेस ऑफ PTC। अब देखो इसकी एडवांटेजेस क्या है। इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले रिएक्शंस फास्ट होती है इसमें फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट में, क्योंकि कैटलिस्ट है। दूसरा, इसके लिए आपको वेरियस कंडीशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे आपको हाई टेम्परेचर या अल्कोहल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे मैंने अभी आपको एलिमिनेशन रिएक्शन में बताया। ठीक है, ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होती है और वाटर में होती है। और दूसरा, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट यूज़ करने से जो एनायन रहता है वो वाटर से उठ के ऑर्गेनिक फेज में आ जाता है, यानी हमारे पास में एनायन इजीली अवेलेबल हो जाता है। उससे क्या होता है, उससे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है उसकी, क्योंकि रिएक्शन फास्ट होती है। इसका वर्क अप सिंपल रहता है, यानी हम इजीली इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं इसके प्रोडक्ट्स को। ठीक है, अगर इसके बजाय हम DMSO सॉल्वेंट यूज़ करें, DMSO में ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक स्पीशीज़ दोनों सॉल्युबल हो जाती है, लेकिन DMSO का प्रॉब्लम क्या है, वहाँ से प्रोडक्ट आइसोलेट करना मुश्किल है। और दूसरी बात, वहाँ ये कॉस्टली भी रहते हैं DMSO DMF वगैरह। ठीक, स्ट्रॉन्गर बेस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, इट इज़ अवॉइडेड। ऑल रिएक्शंस कैन बी कैरिड आउट इन PTC,
यानी फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट में कोई भी रिएक्शन हो सकती है, लेकिन वाटर सेंसिटिव रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। और लास्ट में बताऊंगा मैं, जो रिएक्शंस नॉर्मली नहीं होते वो फेज ट्रांसफर कैटलिसिस में हो सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, एक अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।